गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शशि रंजन और आज हम लोग शारदा पीठ के ऑनलाइन क्लास में SN2 मैकेनिज्म स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने SN1 मैकेनिज्म के बारे में देखा था। SN1 मैकेनिज्म क्या होता है? तो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। देखो, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने SN1 को कंप्लीट किया था। SN1 में यूनिमॉलिक्यूलर हमने क्यों बोला? तो हमने विथ मैकेनिज्म देखा था और यूनिमॉलिक्यूलर बोलने के पीछे रीजन क्या था ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है आपका SN2 मैकेनिज्म। SN2, देखो यहां पे बात से ही लग रहा है, 2 का मतलब क्या होता है? बाई, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जिसकी मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है, देखो बाई मॉलिक्यूलर मतलब जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 आ जाए तो ऐसे रिएक्शन क्या कहलाएंगे? बाई मॉलिक्यूलर कहलाएंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जाकर क्या करता है? सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है। अगर अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक, ये हमने फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था, ठीक है। और अगर अटैकिंग रिएजेंट आपका इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक, जिसके थ्रू हमने सेंडमेयर रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन या डाइजोनियम सॉल्ट जो हमने किया था, ठीक है। या फिर हमने ये भी आपने देखा होगा जिसमें हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन को हमने कवर किया था, ठीक है ना। वो सभी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, ठीक है। और यहां पे जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट होगा वो कैसा है? न्यूक्लियोफाइल है। और जहां पर अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। चलो अब देखो, SN1 तो हमने देख लिया था। SN1 में किस टाइप के अल्काइल हैलाइड SN1 शो करते हैं, ठीक है ना। ये हमने देखा था, वहां पे स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा था कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। SN2 किस टाइप के कंपाउंड्स जो हैं SN2 शो करते हैं? तो देख लेते हैं हम लोग। अगर मान लो मैं यहां पे लिया हूं CH3 का रिएक्शन अगर मैं OH न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना, ये जो न्यूक्लियोफाइल के साथ अगर रिएक्शन में करवाया, कैसा सॉल्वेंट लेता हूं हम लोग यहां पे? तो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है ना। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हम लोग क्या करवाएंगे? रिएक्शन करवाएंगे। तो कंपाउंड क्या बनेगा? यहाँ पे CH3OH बन जाएगा और यहां से यहाँ पे CH3Cl होगा, ठीक है। CH3Cl, इसका रिएक्शन हमने किसके साथ करवाया है? OH माइनस के साथ करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। तो कंपाउंड क्या हुआ? ये मिथेनॉल फॉर्म किया है, ठीक है। कंपाउंड क्या फॉर्म हुआ? मिथेनॉल फॉर्म किया है। क्लियर है? कंपाउंड क्या फॉर्म किया है? मिथेनॉल। देखो, हमने SN1 रिएक्शन में पोलर ए प्रोटिक नहीं, पोलर प्रोटिक हमने लिया था, ठीक है ना, ठीक है। हमने क्या लिया था? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। देखो, SN2 मैकेनिज्म में किस टाइप के रिएक्शंस जो हैं वो SN2 शो करते हैं जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं रिएक्शन से। मैं यहां पे रिएक्शन लिख रहा हूं मिथाइल क्लोराइड। ये क्या है? क्लोराइड, क्लोरोमीथेन भी कह सकते हो या मिथाइल क्लोराइड कह सकते हो, ठीक है। इसका रिएक्शन हमने लिया है OH माइनस के साथ। ये OH माइनस कैसा है? तो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। यहां पे हमने क्या लिया है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। मैं डिफरेंस भी बताऊंगा कि SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या लिया है? हमने एक न्यूक्लियोफाइल है। ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है? तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इसका जो हम लोग कैटलिस्ट यूज करेंगे वो है आपका पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है ना। SN1 मैकेनिज्म को हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया था। पोलर प्रोटिक और पोलर ए प्रोटिक में डिफरेंस क्या है? तो पोलर का मतलब होता है जो दो पोल में ब्रेक करे, मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, वो पोलर कहलाया। ये पोलर तो है बट ए प्रोटिक है। ए प्रोटिक का मतलब हुआ कि जो H+ आयन ना दे। हमने आपको बताया था, जैसे यहां पे मैं ले लेता हूं H एंड OH है, ये H2 है, अगर इसे हम लोग ब्रेक करें तो H+ एंड OH माइनस दे रहा है। अगर हम लोग लिया हमने एसीटोन, ये क्या है आपका? एसीटोन है। तो एसीटोन में देखो तो ये बॉन्ड तो ब्रेक करेगा
क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ऑक्सीजन के ऊपर कैसा आएगा, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होने के कारण इस पे पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। देखो ये भी दो पोल में ब्रेक किया है, नेगेटिव और पॉजिटिव के पोल में ब्रेक किया है, बट क्या ये H+ आयन दिया है क्या, नहीं। यहां पर देखो, यहां पे हमने ब्रेक किया है तो ये H+ आयन के साथ साथ ये OH- आयन भी दे रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो पोलर प्रोटिक कहलाया, और ये कैसा कहलाया, पोलर एप्रोटिक। प्रोटिक का मतलब होता है जो H+ आयन दे, पोल में ब्रेक करने के बाद जो H+ आयन प्रोड्यूस करे, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर प्रोटिक। तो ये कैसा है, पोलर प्रोटिक है, ठीक है ना। और पोलर प्रोटिक के प्रेजेंस में हम लोग क्या करवाते हैं, SN1 रिएक्शन करवाते हैं, और ये कंपाउंड, ये जो है आपका सॉल्वेंट वो कैसा है, पोलर एप्रोटिक, ठीक है। पोलर एप्रोटिक के प्रेजेंस में हम लोग SN2 मैकेनिज्म को करवाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिया है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया है, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में जैसे हमने रिएक्शन करवाया तो ये कंपाउंड क्या बना, मिथेनॉल बना। मिथाइल क्लोराइड के साथ हमने एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया है OH-, और इसको हमने पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया है, तो यहां से कंपाउंड क्या बना है, मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल कह सकते हो, ठीक है ना। और यहां से आपका Cl- बाहर निकल गया, ठीक है। अब देखो ये आपका SN2 मैकेनिज्म कैसे है, तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं, ठीक है। इसकी हम लोग मैकेनिज्म को देखते हैं। चलो, मैकेनिज्म, इसको हम लोग टेट्राहाइड्रल तरीके से लिखते हैं पहले। ये Cl हो गया, ठीक है, यहां पे H, ये H, ये H, ये जो है इसको हम लोग डैश वेज कहते हैं, ठीक है, सॉरी सॉलिड वेज कहते हैं। ये क्या है आपका सॉलिड वेज, और ये क्या है डैश वेज, ठीक है। इसका रिएक्शन हमने किसके साथ करवाया था, तो OH- के साथ, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ये जो सॉल्वेंट है वो क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। ये जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है इसका काम क्या है, तो ये एक कुछ डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करता है, और डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी हमने SN1 में भी आप डिस्कस किया था। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी का काम होता है कि जहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, ठीक है, उन दोनों के बीच के बॉन्ड को वीक करना, ठीक है ना, उन दोनों के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना, ठीक है। तो यहां पे देखो कार्बन जो है वो पार्शियल मींस ये इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये क्या है आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उन दोनों के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करेगा, लूज करेगा, ठीक है ना। इन दोनों के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करेगा, लूज करेगा, ठीक है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो क्या करेगा, अगर ये फ्रंट साइड से अटैक करता है जहां से क्लोरीन है, ठीक है, जहां से ये आपका क्या जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या है आपका, तो लिविंग ग्रुप है, या कह सकते हो आप आउटगोइंग ग्रुप है, जो जाने वाला ग्रुप है, ठीक है ना। और ये जो OH- है, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो कैसा है, इनकमिंग ग्रुप है, आने वाला ग्रुप है, या एंट्री ग्रुप कह सकते हो आप, इंटर करेगा, ठीक है ना। जैसे ये एंट्री ग्रुप अगर आपका फ्रंट साइड से अटैक करता है, ठीक है, या इस साइड से ले लो, अगर ये फ्रंट साइड से अटैक करता है तो क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा होगा, क्राउडीनेस कह सकते हो, हिंड्रेंस, ठीक है ना, रिपल्शन, ठीक है, रिपल्शन ज्यादा होने के कारण, रिपल्शन होने के कारण क्या होगा, ये फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर सकता है। अब बोलोगे कि सर हमने SN1 मैकेनिज्म में ये भी तो देखा था कि पहले स्टेप में हम लोग क्या किया, कार्बोकेटाइन को जनरेट किया, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन को हमने फॉर्म किया था वहां पे, क्या यहाँ पे हम लोग कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो देखते हैं। अगर आप कार्बोकेटाइन फॉर्म करते हो तो CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, CH3 के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल कार्बोकेटाइन। और अगर आप इसके स्टेबिलिटी के देखोगे तो मिथाइल कार्बोकेटाइन जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, और हाईली अनस्टेबल होने के कारण ये कार्बोकेटाइन फॉर्म या कार्बोकेटाइन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं कर पाएगा, और कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं करेगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, कार्बोकेटाइन तो फॉर्म नहीं हुआ यहाँ पे, तो याद रखना कि हम लोग कुछ ऐसा यहाँ पे करेंगे कि कार्बोकेटाइन भी फॉर्म ना हो और कंपाउंड की भी प्रिपरेशन
हो जाए, कंपाउंड भी फॉर्म हो जाए, ठीक है ना, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाए। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं कर पाएगा, इसी के लिए हमने क्या किया है कि ये जो OH माइनस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो अगर हमने फ्रंट साइड से अटैक करवाया तो देखा क्या कि क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्लोरीन जो है वो फ्रंट साइड से इंटर करने नहीं दे रहा है, मतलब यहाँ पे रिपल्शन होने की चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो रिपल ना हो तो इसने क्या किया, ये बैक साइड से अटैक किया, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो क्या किया, बैक साइड से अटैक हुआ, और जैसे ही बैक साइड से अटैक हुआ तो यहां से क्लोरीन जो है वो क्या करेगा, यहां से बाहर जाएगा। जैसे जैसे OH माइनस आगे बढ़ेगा, इंटर करेगा इस कार्बन की तरफ, ठीक है ना, जिसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है, वैसे ही क्लोरीन धीरे धीरे क्या होगा, यहां से बाहर जाएगा। अगर हम लोग इसके ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लेन में है, ये आपका सॉलिड वेज, ठीक है ना, ये क्या है आपका सॉलिड वेज, ये डैश वेज, और यहां पे क्या करेगा, ये क्लोरीन यहां से बाहर जाएगा और यहां से आपका इंटर करेगा OH, ठीक है ना, इधर से OH इंटर कर रहा है और उधर से क्लोरीन जो है वो क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। ये जो स्टेप है, ये जो स्टेज है, इस स्टेज को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट ये बता रहा है कि कैसे OH माइनस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्लोरीन यहां से कैसे बाहर जा रहा है। देखो एक ऐसा स्टेप होगा, एक ऐसा स्टेट आएगा जिसमें क्लोरीन जो है वो कंप्लीटली बाहर चला जाएगा और OH माइनस जो है वो कंप्लीटली क्या होगा, कार्बन के साथ जाके अटैक कर जाएगा, ठीक है। तो ये OH माइनस क्या हुआ, यहाँ पे अटैक कर रहा है। अब देख लो यहाँ पे क्या आया, या फिर मैं इसे इधर दिखा रहा हूं, देख लो यहाँ पे कार्बन, ये हाइड्रोजन, और जब क्लोरीन यहां से बाहर चला जाएगा तो ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, तुम्हारा बैक साइड में अटैक करेगा, मतलब ये OH जो है वो कैसा आया, बैक साइड में जाकर अटैक किया। इसी के लिए ये जो कंपाउंड कहलाया वो इन्वर्जन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई, इन्वर्जन कंपाउंड कहलाया है, ठीक है। इन्वर्जन क्यों कहलाया, क्योंकि OH माइनस जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था वो फ्रंट साइड से अटैक तो किया नहीं, बैक साइड से अटैक किया, और बैक साइड से अटैक करने के कारण, ठीक है, ये जो कंपाउंड कहलाया वो कैसा कंपाउंड कहलाया, इन्वर्जन, ठीक है। ये कंपाउंड कैसा कहलाया, इन्वर्जन कंपाउंड। इसको कुछ ऐसे बना लो, ये जो कंपाउंड कहलाया वो कैसा कंपाउंड कहलाया, इन्वर्जन कंपाउंड कहलाया, ठीक है ना। इन्वर्जन कंपाउंड कैसे आया, तो देख लो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था वो फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर पा रहा था, इसी कारण उन्होंने क्या किया, बैक साइड से अटैक हुआ, और जैसे ही बैक साइड से अटैक हुआ तो क्लोरीन यहां से बाहर निकला, जो हमने ट्रांजिशन स्टेट में दिखाया है, ठीक है ना। अब देखो जैसे ही क्लोरीन वहां से बाहर निकला तो OH जाकर यहाँ पे एक बॉन्ड की फॉर्मेशन किया, ठीक है ना, ये बॉन्ड फॉर्म करने के बाद कंपाउंड कैसा कहलाया, इन्वर्जन कंपाउंड कहलाया। एक चीज और याद रखना, इस कंपाउंड को हम लोग वेल डन इन्वर्जन भी कहते हैं, ठीक है ना, वेल डन इन्वर्जन कहते हैं, क्लियर है, इसको आप वेल डन इन्वर्जन भी कह सकते हो, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग रेट की बात करें, ठीक है, हमने ये तो पूरी मैकेनिज्म देखा, मैकेनिज्म में हमने क्या देखा कि स्टेबल कंपाउंड, ठीक है ना, स्टेबल कंपाउंड में क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक कर रहा है, क्लोरीन को वहां से कैसे बाहर निकाल रहा है, ठीक है, और बैक साइड से कैसे अटैक हुआ, और कंपाउंड की फॉर्मेशन क्या हुआ, ये हमने अभी देखा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग रिएक्शन की रेट, जैसे हमने SN1 में क्या देखा था कि जो मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप में कंप्लीट हुआ था। पहला स्टेप था वो स्लोएस्ट स्टेप था, और रिएक्शन का रेट जो होता है वो स्लोएस्ट वाले स्टेप पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरी जो मैकेनिज्म है वो पूरी मैकेनिज्म ओनली 1 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। सो रिएक्शन का रेट जो है वो बोथ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। रिएक्शन का रेट मैं यहां पे लिख रहा हूं, देख लेना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, रेट किस पे डिटरमाइन कर रहा है, तो रेट जो होगा वो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करेगा। मतलब रेट, अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट क्या आएगा, सबस्ट्रेट क्या है हमारा, तो मिथाइल क्लोराइड है,
एंड न्यूक्लियोफाइल जो हमने लिया है वो OH- है। यहाँ पे देखो तो दो मॉलिक्यूल के मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। एक क्या है आपका CH3Cl, दूसरा है OH-। ये दो मॉलिक्यूल्स के मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसकी जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी और ऑर्डर होगा वो 2 आएगा। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ अगर इसकी मॉलिक्यूलैरिटी की मैं बात करूं, मॉलिक्यूलैरिटी क्या आएगी, 2 आएगी। और जब मॉलिक्यूलैरिटी 2 आ रही है तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा, 2 होगा। जब मॉलिक्यूलैरिटी 2 ऑर्डर 2, तो इसीलिए इस मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म हमने क्यों बोला, क्योंकि पूरी रिएक्शन जो है वो बोथ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मतलब रेट जो है वो किस पर डिटरमाइन कर रहा है, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। जैसे हमने SN1 मैकेनिज्म में देखा था कि SN1 मैकेनिज्म ओनली सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है ना, किस पे डिपेंड कर रहा था, ओनली सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा था, इसीलिए उसे हमने SN1 बोला था। बट यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि रेट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलो अगर मान लो हम लोग यहाँ पे रेट को इंक्रीज करते हैं या फिर अगर हम लोग सबस्ट्रेट को डबल करते हैं, ठीक है ना, तो न्यूक्लियोफाइल भी कैसा होगा, डबल हो जाएगा। अगर सबस्ट्रेट को हम लोग 4 टाइम करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल भी कैसा होगा, 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, या हाफ करते हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी कैसा होगा, हाफ होगा। ठीक है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो प्रीवियस ईयर में अगर मैं PYQ की बात करूं तो यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, नीट और जेई दोनों में आया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहले आप लोग इसे नोट कर लो। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यहाँ पे R है, CH है, यहाँ पे X लगा हुआ है। ठीक है, ये CH2 ले लो, यहाँ पे CH और यहाँ पे X लगा हुआ है। ठीक है, ये जो है यहां पर OH- की कंसंट्रेशन 1 मोलर है, ये आपका है SN2 मैकेनिज्म शो कर रहा है और इसका रेट R1 है। ठीक है, इसका रेट R2, यहां पर सेम न्यूक्लियोफाइल है, यहां पे 0.5 मोलर दिया हुआ है न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन, ये भी आपका SN2 मैकेनिज्म शो कर रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन यहां पे कह रहा है R1 इज ग्रेटर देन R2, ऑप्शन बी कह रहा है R1 इज लेसर देन R2। ठीक है ना, सी कह रहा है R1 इज इक्वल टू R2 और डी कह रहा है आपका नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं है इसका ऑप्शन। तो बताओ क्या होगा। अभी हमने यहां पे देखा, ठीक है, अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि रेट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बोथ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल पे। ठीक है, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सबस्ट्रेट के भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रहा है। इसी पे बेस्ड हमने ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है ना, देख लो यहाँ पे ये आपका क्या है, तो ये अल्काइल हैलाइड है। इस अल्काइल हैलाइड का हमने SN2 मैकेनिज्म करवाया है। SN2 मैकेनिज्म का मतलब हुआ यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा। ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हमने करवाया, बट यहाँ पे हमने क्या लिया है कि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन हमने चेंज कर दिया है। एक में हमने लिया है 1 मोलर, दूसरे में हमने लिया है 0.5 मोलर है। अब मुझे बताओ इसका रेट R1 है, इसका R2 है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा फॉर्म होगा, R1 पहले होगा या R2 पहले होगा। ठीक है, या R1 इज इक्वल टू R2 होगा। तो अभी हमने यहाँ पे RDS स्टेप देखा, RDS स्टेप में हमने क्या देखा कि रेट जो है वो बोथ न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करने के कारण देखोगे तो आप यहाँ पे रेट 1 में यहाँ पे जो मोलर कंसंट्रेशन लिया हुआ है वो 1 मोलर लिया गया है और यहाँ पे 0.5 मोलर लिया गया है। और 0.5 मोलर लेने के कारण, ठीक है, 0.5 मोलर लेने के कारण ये जो है इसका ऑप्शन 1 होगा। ठीक है, सो ऑप्शन 1 जो होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन देखोगे, कंसंट्रेशन यहाँ पे 1 मोलर है, यहाँ पे 0.5 मोलर है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण इसका जो रेट होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, फास्टेस्ट होगा और इसकी जो रेट होगी वो इसके कंपैरिजन में स्लो होगा। क्लियर है, चलो लिख लो, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, यहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि कार्बोकेटाइन जो है, कार्बो
केटायन, ठीक है, कार्बोकेटायन इज नॉट ऑब्जर्व्ड, नॉट ऑब्जर्व्ड, ठीक है, कार्बोकेटायन जो है वो हम लोग को ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरी मैकेनिज्म है वो ओनली वन स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, कंप्लीटेड एट ओनली वन स्टेप, ओनली वन स्टेप, ओनली वन स्टेप में क्या हो रहा है, रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, किस पे कंप्लीट हो रहा है, तो ओनली वन स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, क्लियर है। और वन स्टेप में कंप्लीट होने के कारण न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों एक साथ अटैक कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पे कोई भी कार्बोकेटाइन ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग जो सॉल्वेंट यूज करेंगे वो कैसा सॉल्वेंट यूज करेंगे, तो हम लोग सॉल्वेंट जो यूज करेंगे वी यूज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है ना। हम लोग कैसा सॉल्वेंट यूज करेंगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को यूज करेंगे। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, सी और एक्स के बीच के जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को वीक करने का काम करेगा, जिसके कारण रिएक्शन का रेट जो होगा वो जल्दी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू, मैं ले लेता हूं विथ रेस्पेक्ट टू अल्काइल, ठीक है ना, विथ रेस्पेक्ट टू अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप की हम लोग बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, देख लो यहां पे CH3 पॉजिटिव चार्ज, ये सबसे ज्यादा SN1 मैकेनिज्म शो करेगा, देन CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, देन CH3 और यहाँ पे H पॉजिटिव चार्ज, देन आपका क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल कार्बोकेटायन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल कार्बोकेटायन। यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन और ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ये जो है ये इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ठीक है। अल्काइल ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, तो सबसे जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, पहले आप इसे नोट कर लो, ठीक है। चलो देखो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या हो, देखो यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस देखो तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और मिथाइल ग्रुप होने के कारण ये जो है वो बैक साइड से तो अटैक कर नहीं पाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखो तो यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर 1 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे एक भी मिथाइल ग्रुप नहीं लगा हुआ है। एक चीज और याद रखना कि SN2 मैकेनिज्म के लिए सबसे बेटर जो होता है वो क्या होगा, कि जहां पे हिंड्रेंस कम होगा वहां पे वो हमेशा SN2 मैकेनिज्म शो करेगा, यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो या एप्रोटिक सॉल्वेंट हो, ठीक है ना। ये जो मिथाइल कार्बोकेटायन है वो हमेशा क्या शो करेगा, SN2 मैकेनिज्म शो करेगा। ये देखो यहाँ पे टर्सरी 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो है, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन जो है, ये याद रखना ये हमेशा आपका SN1 मैकेनिज्म शो करेगा। यहाँ पे सॉल्वेंट अगर आप पोलर प्रोटिक भी ले लो या कुछ, मैं आपको कंडीशन बताऊंगा, मैं कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, जिसमें देखेंगे कि अगर हम लोग मिथाइल कार्बोकेटायन लेते हैं और वहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो कंपाउंड की फॉर्मेशन क्या होगी, क्या वो SN2 को फॉलो करेगा या SN1 को फॉलो करेगा। यहाँ पे हमने लिया है टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, मैं उल्टा कह रहा हूं, ठीक है, SN1 पोलर प्रोटिक के साथ रिएक्शन करवा रहा है, बट मैं यहाँ पे कह रहा हूं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो कंपाउंड की जो फॉर्मेशन होगी किस मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, इस चीज को मैं कवर करूंगा क्वेश्चन को लेकर, ठीक है ना। ये हमेशा SN1 मैकेनिज्म शो करेगा, पोलर प्रोटिक हो या एप्रोटिक हो, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा है और हिंड्रेंस ज्यादा होने के कारण स्टेबिलिटी जो है सॉल्वेंट जो है वो वहां पे मींस सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। ये आपका पोलर प्रोटिक हो या एप्रोटिक हो, ये हमेशा SN1 मैकेनिज्म शो करेगा, क्लियर है। चलो
देखो यहां पे हमने क्या लिया, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है ना। इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू हैलोजन, ठीक है। हैलोजन के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हैलोजन के रेस्पेक्ट की हम लोग बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो ये चीज आप याद रखना कि यहाँ पे जो हैलोजन होना चाहिए, लिविंग ग्रुप होना चाहिए, आप यहाँ पे लिख लो लिविंग ग्रुप, विथ रेस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे बेस्ट लिविंग ग्रुप होना चाहिए, बेस्ट लिविंग ग्रुप, बेस्ट लिविंग ग्रुप इज प्रीफर्ड, ठीक है ना। बेस्ट लिविंग ग्रुप होना चाहिए, जितना जल्दी ग्रुप लीव करेगा उतना फास्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को अगर आपको फास्ट करना है तो अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, जो जल्दी लीव कर जाए, जल्दी बाहर चला जाए, ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे RI है, ठीक है। यहाँ पे देखो आयोडीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे RCl ले लो और यहाँ पे RF ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो RI जो है वो आयोडीन का साइज बड़ा है, उसके छोटा साइज क्या है ब्रोमीन का, ब्रोमीन से छोटा किसका है क्लोरीन का, और सबसे छोटा क्या है फ्लोरीन का। फ्लोरीन का साइज छोटा होने के कारण अट्रैक्शन ज्यादा है, और अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण यहाँ पे इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा एनर्जी लगाने के कारण ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं कहलाएगा। आयोडीन का साइज बड़ा होने के कारण सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन कहलाएगा, आयोडीन, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण यहाँ पर जो मुझे एनर्जी लगाना पड़ेगा वो कम एनर्जी लगाना पड़ेगा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, गुड लिविंग ग्रुप कौन है, तो RI, देन RBr, देन RCl, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी लिख लेना कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग टेंडेंसी, लिविंग टेंडेंसी, लिविंग टेंडेंसी ऑफ X, ठीक है ना, लिविंग टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप, ऐसे भी कह सकते हो आप। X क्या है, तो X का मतलब यहां पे हुआ हैलोजन, ठीक है ना। X का मतलब क्या हो रहा है, हैलोजन, यहां पे हैलोजन ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये है आपका लिविंग ग्रुप की लिविंग टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, जितना जल्दी लीव करेगा ग्रुप उतना फास्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है, चलो नेक्स्ट है, मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं, देख लो यहां पे। एक है यहाँ पे CH3Br, ठीक है ना। CH3Br का रिएक्शन हमने करवाया है, यहाँ पे कोई भी एक ले लेता हूं मैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और यहाँ पे हमने लेता हूं पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक। देखो पोलर प्रोटिक हम लोग SN1 मैकेनिज्म में हमने लिया था एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमने कहां पे लिया था, SN1 मैकेनिज्म में, बट हमने यहाँ पे क्या लिया है, पोलर प्रोटिक लिया है। और आपको पता है कि ये जो मिथाइल ब्रोमाइड है वो हमेशा क्या कर सकता है, तो ब्रोमीन अगर लीव करेगा तो CH3 पॉजिटिव चार्ज फॉर्म नहीं कर सकता है, और जब CH3 पॉजिटिव चार्ज फॉर्म नहीं करेगा मतलब जो रिएक्शन है वो SN2 के जैसा फॉर्म करेगा। और आपको मैंने अभी पढ़ाया है कि SN2 मैकेनिज्म में हमेशा हम लोग पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो आप वहां पे सॉल्वेंट कुछ भी ले लो, रिएक्शन जो या मैकेनिज्म जो फॉलो होगा वो हमेशा SN2 ही होगा। जैसे देख लो ये कैसा मैकेनिज्म शो करेगा, SN2 मैकेनिज्म ही फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो ये जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, तो इनवर्स प्रोडक्ट फॉर्म करेगा CH3, ये आपका कैसा प्रोडक्ट फॉर्म किया है, तो इनवर्स प्रोडक्ट फॉर्म किया है, ठीक है। या फिर एक क्वेश्चन मैं ऐसा भी ले लेता हूं, जैसे ये CH3 है, C है, CH3 है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे Cl है। इसका रिएक्शन मैं यहाँ पे करवाता हूं H2O के साथ, और यहाँ पे पोलर एप्रोटिक, देखो मैं उल्टा ले लिया हूं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो मैकेनिज्म शो करेगा वो SN1 मैकेनिज्म ही शो करेगा, ठीक है। ये कैसा मैकेनिज्म शो करेगा, SN1 मैकेनिज्म ही शो करेगा, और ये कैसा शो करेगा, SN2 मैकेनिज्म ही शो करेगा, ठीक है ना। और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो होगी वो CH3C, CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और यहाँ से HCl बाहर जाएगा। मतलब ये जो प्रोडक्ट होगा वो रिटेंशन ही फॉर्म करेगा।
ठीक है ना, या फ्रंट साइड से ही अटैक करेगा। यहाँ पे दो स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी। पहला स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन या जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, दूसरे में अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल। और ये जो पूरी मैकेनिज्म होगी वो वन स्टेप में होगा। ठीक है, ये वन स्टेप मैकेनिज्म है, वन स्टेप मैकेनिज्म, वन स्टेप मैकेनिज्म फॉर्म करेगा। क्लियर है, ये कैसा मैकेनिज्म फॉर्म करेगा, वन स्टेप मैकेनिज्म जो SN2 का होता है और ये SN1 को फॉलो करेगा। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं यहां पे। यहां पे आपका पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, और यहां पे हमने लिया है पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक। ठीक है, पोलर एप्रोटिक और पोलर प्रोटिक। देख लो यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे पहला स्टेप में हमने लिया है पोलर एप्रोटिक। आपने पढ़ा है कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने पे वो क्या करेगा, तो हमेशा इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, मतलब SN2 को फॉलो करेगा। ये कैसा फॉलो करेगा, SN2 को फॉलो करेगा, और ये क्या फॉर्म करेगा, SN1 को फॉलो करेगा। ठीक है, ये SN1 मैकेनिज्म को फॉर्म करेगा और ये SN2 मैकेनिज्म को फॉर्म करेगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने सॉल्वेंट देखा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो देख लो यहां से अगर ये ब्रेक करता है तो ब्रोमीन यहां से बाहर जाएगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल है, जिसके कारण यहां पे ये डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट, याद रखना ऐसे कार्बोकेटाइन, ऐसे कंपाउंड्स सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सॉल्वेंट कैसा है, अगर पोलर प्रोटिक मिला तो SN1 को फॉर्म करेगा, और अगर पोलर एप्रोटिक मिला तो SN2 को फॉर्म करेगा। ठीक है ना, SN2 को फॉलो करके वो कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा। मतलब यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा होगा, इन्वर्जन कंपाउंड बनेगा। वहां पे सॉलिड फेज में है तो यहाँ पे आ जाएगा डैश फेज, तभी तो इन्वर्जन हुआ ना। ठीक है, और यहां पर अगर हम बात करें तो देख लो यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो रिटेंशन बनेगा, मतलब अरे सॉरी, यहाँ ब्रोमीन नहीं होगा, यहां पे मैं ले लेता हूं न्यूक्लियोफाइल OH माइनस ले लेता हूं। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे ये जो है आपका OH लगा और यहाँ पे भी OH लगा। क्लियर है, ये जो है वो आपका 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहला स्टेप होगा आपका फॉर्मेशन या जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, दूसरा होगा अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है, वहां पे पोलर एप्रोटिक होने के कारण ये कंपाउंड जो होगा वो इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। क्लियर है यहाँ पे, चलो दूसरा मैं ले लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट मैं लेता हूं, क्वेश्चन लेता हूं BR, यहाँ पे ये है, यहाँ पे हमने लिया है DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड क्या होता है, तो CH3CS डबल बॉन्ड O, और ये CH3 है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूं एज अ सॉल्वेंट वाटर। ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल मैंने लिया है, देख लो मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ले रहा हूं KCN। ठीक है, और यहाँ पे मैं न्यूक्लियोफाइल ले रहा हूं आपका H2O एज अ सॉल्वेंट, एंड H2O आपका क्या फॉर्म, यहाँ पे दोनों चीज को ये कर रहा है। ठीक है, H2O एज अ सॉल्वेंट भी यूज हो रहा है, H2O जो है वो आपका एज अ न्यूक्लियोफाइल भी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल भी ट्रीट कर रहा है। तो देख लो यहाँ से DMSO मतलब ये डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होने के कारण कंपाउंड की जो फॉर्मेशन होगी, ठीक है, कंपाउंड क्या फॉर्म करेगा, बताओ कंपाउंड क्या फॉर्म करेगा, तो इन्वर्जन कंपाउंड फॉर्म करेगा। ठीक है, ये कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, इन्वर्जन। ठीक है, कंपाउंड क्या होगा, इन्वर्जन। यहाँ पे सॉलिड वेज में है तो कंपाउंड उधर क्या बनेगा, डैश वेज में बनेगा। यहां पर देखो तो ये कंपाउंड H2O मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होने के कारण ये ब्रोमीन यहां से बाहर निकला। जैसे ही ब्रोमीन यहां से बाहर निकलेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, तो बिल्कुल स्टेबल है। कैसे, तो देखो यहाँ पे पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस होने के कारण ये कैसा है, स्टेबलाइज है। और स्टेबल होने के कारण ये जो कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है वो क्या बन जाएगा आपका, ये कंपाउंड यहां से SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा, और ये SN2 को फॉलो करेगा।
ठीक है ना, वो SN2 और ये SN1 को फॉलो करेगा। क्लियर यहाँ पे? चलो नोट कर लो। नेक्स्ट है आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट दोनों के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो ये मैं बना रहा हूं फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है ना, ये आपका है रिएक्टेंट और यहाँ पे क्या बन रहा है, ये आपका रिएक्टेंट की एनर्जी है ER और ये क्या है आपका EP प्रोडक्ट की एनर्जी। ठीक है, रिएक्टेंट की एनर्जी और ये क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी है। क्लियर है? ये क्या है आपका, तो एक्टिवेशन EAT एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या है आपका ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये क्या है ट्रांजिशन स्टेट। ये जो है वो एक्सोथर्मिक को डिनोट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी जो होगी वो जीरो तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। और जैसे ही यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करेगा और उस ट्रांजिशन स्टेट के बाद जैसे ही लिविंग ग्रुप वहां से लिव करेगा तो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा और जितनी एनर्जी का लॉस होगा उतना अच्छा, मतलब उतना स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। मतलब ऐसे रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक को डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एंडोथर्मिक की बात करें, ठीक है, यहाँ पे देख लो डेल्टा एच एफ कैसा आता है, तो नेगेटिव आएगा। अगर डेल्टा एच एफ नेगेटिव तो समझ जाना रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट है और यहां पे अगर आपका प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है, ठीक है, ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम या ऐसे ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक के केस में क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि जब कोई भी रिएक्टेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तब जाके वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहां पर जो डेल्टा एच एफ आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आता है तो समझ जाना कि रिएक्शन कैसा हो रहा है, वो एंडोथर्मिक हो रहा है। क्लियर है? तो ये है आपका एनर्जी प्रोफाइल। यहाँ पे देखो ट्रांजिशन स्टेट एक ही आएगा। हमने क्या लिया था, यहाँ पे ओनली वन ट्रांजिशन स्टेट होगा। हमने SN1 मैकेनिज्म में दो ट्रांजिशन स्टेट को कवर किया था। एक ट्रांजिशन स्टेट कार्बोकेटाइन को फॉर्म कर रहा है, दूसरा ट्रांजिशन स्टेट जो हो रहा है वो आपका अल्कोहल या फिर जो हमने कोई भी जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाया था, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में अटैक करवाने के बाद जैसे हमने H2O लिया था तो यहाँ पे O पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था। ठीक है ना, तो वो जब पॉजिटिव चार्ज वहां से बाहर जाएगा तो दूसरा ट्रांजिशन स्टेट को शो करेगा। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे ओनली वन ट्रांजिशन स्टेट होगा, किसमें, SN2 मैकेनिज्म में। क्लियर है? ये जो ग्राफ है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो कर रहा है और वो ग्राफ किसको शो कर रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन को शो कर रहा है। ठीक है ना, चलो नोट कर लो आप लोग।